आ गया था फॉर्मूला। आखिरी पॉइंट क्या था? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। तो अपन सबके सामने एक फॉर्मूला आ चुका था, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। बच्चों कहानी आगे बढ़ाता हूं। हम लोगों के सामने केबी की वैल्यू आ चुकी थी और केबी की वैल्यू कितनी थी? 0.52 केल्विन केजी पर मोल। बोलो हाँ या ना। इसे कहा जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसे हम इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट भी कहते हैं क्योंकि जो पूरा का पूरा मेथड है इसका नाम अपने आप में इब्लियोस्कोपी है और इसीलिए इस कांस्टेंट का नाम इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट भी है। सवाल ये नहीं, सवाल क्या है कि एनसीईआरटी में एक छोटी सी टेबल दे रखी है। उस टेबल में उन्होंने कुछ कंपाउंड्स के केबी की वैल्यू दे रखी है। उन्होंने लिखा है कि जो CCl4 कंपाउंड है इसका जो केबी है वो मैक्सिमम है और उन्होंने लिखा है उस टेबल के हिसाब से जो पानी है उसका जो केबी है वो मिनिमम है। सर क्या इस फैक्ट को हमें याद रखना पड़ेगा? लिखते चलिएगा। हाँ बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। केबी का जो CCl4 का जो केबी है वो मैक्सिमम दिया है और पानी का जो केबी है वो मिनिमम दिया है। एनसीईआरटी की कई बार टेबल से भी सवाल आते हैं। वो छोटे छोटे कंक्लूजन, वो छोटी छोटी बातों से भी वन वन लाइन के सवाल बनते हैं। वो आपसे सवाल पूछ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड केबी इज मैक्सिमम, केबी इज मिनिमम। तो आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी में CCl4 का केबी मैक्सिमम दे रखा है और पानी का केबी मिनिमम दे रखा है। मगर एक सवाल हमारे मन में आता है। सवाल ये आता है कि सर आप कहते हो पानी का केबी ये है, इसका ज्यादा इसका कम, फलाना ढिमकाना, ये पता कैसे चलता है सर? क्या कोई केबी निकालने का हमारे सामने जादुई फॉर्मूला है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, केबी जिसे हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं उसको कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूले का डेरिवेशन कहीं पर भी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, मैं आप सबके सामने पहले फॉर्मूला लिखता हूं। आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। सर ये क्या है? ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी सॉल्वेंट का केबी निकाल सकते हैं। आओ पहले एक एक शब्द को समझते हैं। केबी का मतलब है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आर का मतलब वही है जिसे आप जानते हैं, दैट इज गैस कांस्टेंट। और आप सबको गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी याद है। शायद जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और जूल में कितना होता है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। मैंने काइनेटिक्स से बताना शुरू किया, ये कई बार आर है जो काम आता है। सर चलो आर तो समझ में आता है। सर ये टीबी नॉट क्या है? जब भी नॉट लगता है, लिखते चलिएगा साथ में, जब भी नॉट लगता है, थ्योरी है, लिखते चलिएगा। जब भी नॉट लगता है तो नॉट का मतलब होता है प्योर। तो टीबी नॉट का मतलब है, टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट? प्योर पानी का। तो इस फॉर्मूले में आप प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट रखिए, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट रखिए, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट रखिए। 1000 का मतलब 1000 है। जो सीखने का विषय है वो है एलवी। एलवी का मतलब है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब आप कहोगे सर ये होता क्या है, इसका फील क्या है? ये तो नाम आपने बताया। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है 1 ग्राम पानी को, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी को वेपर बनाने के लिए एनर्जी, वेपर बनाने के लिए एनर्जी, वेपर बनाने के लिए एनर्जी। इसे आप ऐसे फील करिए कि आपने एक बर्तन में 1 ग्राम पानी ले लिया, यानी 1 ml पानी ले लिया, और उस 1 ml पानी को अगर आप वेपर बनाना चाहते हैं तो गैस में रखोगे तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जब 1 ग्राम है उसे बोलते हैं लैटेंट हीट। इवन ये शब्द थर्मोडायनेमिक्स का है और जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक लैटेंट हीट का और एक होता है इंथैल्पी का। जब भी लैटेंट बोले, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लैटेंट हीट ऑफ फल आना, लैटेंट हीट ऑफ ढक आना, मतलब है 1 ग्राम के लिए एनर्जी। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, तो इंथैल्पी बोलते ही अब उसका मतलब हो जाता है 1 मोल। आप सबने कहीं ना कहीं एक चैप्टर का नाम तो सुना होगा जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में बार बार हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, दैट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ दिस, एंथैल्पी ऑफ दैट। जब भी बोलूं एंथैल्पी, ऑलवेज डिफाइन फॉर 1 मोल। इस फॉर्मूले में आपको 1 मोल की वैल्यू रखनी है कि 1 ग्राम की। कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में वो हमें डेल्टा एच वेपोराइजेशन देता है, और डेल्टा एच वेपोराइजेशन का मतलब है 1 मोल पानी
1 मोल पानी को वेपर बनाने की एनर्जी, 1 मोल पानी को वेपर बनाने की एनर्जी, 1 मोल पानी को वेपर बनाने की एनर्जी। बच्चों, अब थोड़ा सा एक सवाल मैं आपसे फील का पूछूंगा। अभी तो मैंने केवल शब्दों का मतलब बताया, मैंने बताया ये शब्द ये है, ये शब्द ये है, ये शब्द ये है। अगर हम किसी भी सॉल्वेंट का केबी निकालना चाहते हैं तो हम सबके समक्ष एक फॉर्मूला है, आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। प्रश्न में आर देगा, टीबी नॉट देगा, 1000 हमें पता है, एलवी रखोगे, सॉल्व हो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार सवाल हमें देता है डेल्टा एच। क्या देता है? और जब मैं डेल्टा एच कहता हूं तो बताओ, 1 मोल की एनर्जी के 1 ग्राम की, पानी के 1 मोल का वजन कितना होगा? 18। रफ कर रहा हूं, स्लाइड बैक करता हूं। मान लो मैंने कहा पानी के 18 ग्राम, मान लो मैंने कहा पानी के 18 ग्राम को वेपर बनाने के लिए एनर्जी चाहिए 100। कितने चाहिए? तो 18 ग्राम यानी कि 1 मोल, तो 1 मोल के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? अगर 1 मोल की एनर्जी 100 चाहिए तो बताओ 1 ग्राम की कितनी चाहिए? 100 बटे 100 बटे 100 बटे, आज पानी है तो आपने 18 ग्राम लिखा, कोई और होता तो क्या उसका यहां मॉलिक्यूलर वेट लिखते? यानी अपन एक नियम बना लेते हैं कि जब भी सवाल कभी हमें डेल्टा एच देगा, उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो हमें जो भी एनर्जी मिलेगी वो 1 ग्राम की मिलेगी, और वही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बोलो हाँ या ना? यानी मैं कह दूं, जब भी हम डेल्टा एच वेपराइजेशन को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि डेल्टा एच किसके लिए है? 1 मोल के लिए, और 1 मोल यानी मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, तो आप उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, जो भी एनर्जी वही 1 ग्राम की। बोलो हाँ या ना? मान लो सवाल हमें देता है डेल्टा एच, क्या देता है? तो आप यहां डेल्टा एच लिखोगे कि डेल्टा एच अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे? यानी मैं केबी का एक और फॉर्मूला आप सबके समक्ष लिख सकता हूं, और केबी का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर। किसका? 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 पानी का। अरे पानी की कहानी चल रही भाई, तो पानी सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? यहां कह दू एमए चलेगा? याद करो कल की क्लास में ऐसे लिख रहा था, डेल्टा टीबी बराबर के इंटू एनबी अपॉन एनए। कॉपी में देख लो चाहे तो देखो, और एनए को मैंने लिखा था डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, याद है? और मैंने ये जो एम ए था इसमें छुपाया था, मैंने कहा था बाद में निकल के आएगा, ये देखो ये निकल के आ गया है एम ए। अरे बोलो जरा मुझे बताओ, जो एम ए है क्या वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है? आर कांस्टेंट है? यस सर। 1000 कांस्टेंट है? यस सर। टीबी नॉट क्या किसी सॉल्वेंट का अपना नेचर है? अरे किसी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा सॉल्वेंट का गुण है? क्या डेल्टा एच भी सॉल्वेंट का? क्या मॉलिक्यूलर वेट भी? मुझे बताओ ये जो पूरा का पूरा पैरामीटर है, क्या ये मात्र मात्र सॉल्वेंट के बदलने से बदलेगा? केबी इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट के सॉल्वेंट। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, केबी का फॉर्मूला और एक लाइन लिखिएगा। तो आज हम सबके सामने केबी का जहां एक फॉर्मूला आया है, हमें वहां पर यह भी समझ में आने लगा कि केबी इज द फंक्शन ऑफ, फंक्शन कौन सा? बर्थडे फंक्शन? अरे नहीं, यहां फंक्शन का मतलब है डिपेंड करना। केबी इज द फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट ओनली। फंक्शन एक मैथमेटिकल वर्ड है, अपन इंग्लिश में कहते हैं डिपेंड करता है, हिंदी में कहते हैं निर्भर करता है, और मैथ में कहते हैं फंक्शन ऑफ। किसी चीज पे डिपेंड होना, मैं कहूं सिलेक्शन इज द फंक्शन ऑफ हार्ड वर्क, उस पर डिपेंड होना वही फंक्शन कहलाता है, तो थोड़ा टेक्निकल वर्ड है। ठीक है साहब, सर कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं कि आपने कल एक फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, उसमें जो केबी है उसको निकालने का भी फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। आओ कहानी को समेटते हैं और एक छोटा सा सवाल करते हैं। लिख लिया होगा? ये केवल फॉर्मूले हैं, मैंने बहुत सारी बातें कही, आपको अंत में एक फॉर्मूला याद रखना है, केबी इक्वल टू आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। अगर सवाल हमें लैटेंट हीट नहीं देगा तो क्या देगा? डेल्टा, उसे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना। तो ये भूल मत जाना, मॉल डिवाइड करना अभी तक नीट में नहीं आया, कभी भी आ सकता है, एनसीईआरटी फॉर्मूला दिया है, मतलब एनसीईआरटी में कहां कहां सवाल बन चुके हैं, तो उसमें यहां से अभी नहीं बना है। ये चीजें ऑब्जर्व करने का होता है, क्योंकि किसी भी साल आ जाते हैं, चलेगा। तो ये फॉर्मूला हम सबके सामने, क्या मैं कहानी आगे बढ़ाऊं?
कल की क्लास में आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सबको याद होगा, कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा बराबर केबी इंटू, बोलो ना यार। और आज एक फॉर्मूला पढ़ा केबी का, आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू, बोलो डन। क्या केबी केवल सॉल्वेंट का फंक्शन है? सब पे सवाल देता हूं, बस एक छोटा सा किस्सा और बता दूं। कल मैंने बोला था के और एक बोला था के बी, देखो जरा दोनों मिले क्या? देखो मिले क्या? के का मतलब था एलिवेशन बेहतरीन, के का मतलब था एलिवेशन, के का मतलब था एलिवेशन, और केबी का मतलब था, नाइस नाइस नाइस, सबको याद है? मैं अभी कोई लिखेगा नहीं, कंसेप्ट है। के का मतलब था एलिवेशन कांस्टेंट, केबी का मतलब था मोलर एलिवेशन। यार ऐसा कोई फॉर्मूला आया था, केबी इक्वल टू के अपॉन 1000, चेक कर लो, मिला क्या? अब जो कह रहा हूं ध्यान सुनिएगा, थोड़ा फील करते हैं, ठीक? कितनों को पानी का केबी याद है? 0.52 केल्विन के जी पर मोल। आया हुआ सवाल है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी? रटा होना चाहिए, बोलो जरा। 0.52 केल्विन के जी, चलेगा? इसका फील क्या है? इसका फील ये है, 1 kg पानी में 1 kg, 1 मोल सॉल्यूट मिलाया, तो बोलो बॉइलिंग पॉइंट कितने से बढ़ेगा? 0.52 हो जाएगा कि 0.52 से बढ़ेगा? अच्छा, जो 1 किलो पानी है, क्या इसे मैं 1000 ग्राम पानी कह दूं, चलेगा? क्या इसे मैं 1000 ग्राम पानी कह दूं, चलेगा? 1000 ग्राम पानी में 1 मोल सॉल्यूट मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट 0.52 से बढ़ेगा। जरा एक सवाल का जवाब देना, बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? क्योंकि वेपर प्रेशर घटता है। वेपर प्रेशर जितना ज्यादा मिलाओगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। ठीक है, एक सवाल पूछता हूं, 1 लीटर पानी लो, 100 ग्राम पानी लो, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 मोल यहां मिलाओ, 1 मोल यहां मिलाओ। पहला सवाल, दोनों में रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है कि अलग है? 1 किलो में 1 मोल रिलेटिव नंबर सेम है, 100 ग्राम में 1 मोल रिलेटिव नंबर सेम है। 100 ग्राम पानी में 300 ग्राम चीनी मिलाओ, 1 लीटर मिलाओ, 300 मिलाओ, दोनों की मिठास सेम है। थोड़ा तो सोच के बोलो यार। 1 किलो पानी में 200 ग्राम चीनी मिलाओ, मिलाओ पहले। आप मिलाते नहीं हो, देख रहे हो, पंखा कागज तो कैसे काम चलेगा, मिलाओ ना। 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी मिलाओ, अब 100 ग्राम पानी में 200 ग्राम चीनी मिलाओ, दोनों की मिठास सेम है। क्यों मिठास सेम नहीं है? मीठापन किससे आता है? चीनी से ना। तो अगर आपने यहां 1 लीटर में 200 मिलाया, 100 में 200 मिलाया, तो पर यूनिट वॉल्यूम चीनी का पार्टिकल ज्यादा है, तो मीठापन ज्यादा है। उसी को तो केमिस्ट्री में नाम दे रहा हूं भाई, है तो वही कंसेप्ट। 1 लीटर में 1 मोल मिलाओ, 100 ग्राम में 1 मोल मिलाओ। पहला सवाल, क्या दोनों में रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है? क्या दोनों में रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट के अलग अलग हैं? कहां रिलेटिवली ज्यादा है? 100 ग्राम में ज्यादा है। क्या ज्यादा है? रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट। तो क्या यहां पे रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे ज्यादा, तो वेपर प्रेशर में घटोतरी होगी, वेपर प्रेशर में घटोतरी होगी, वेपर प्रेशर में घटोतरी होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होगी। पक्का? 1 किलो पानी में, क्या बोला सर ने? 1 मोल सॉल्यूट मिलाया तो 0.52 से बढ़ है। अब पानी लो, 100 ग्राम पानी लो, और अब इसमें मिलाओ 1 मोल, मिला दो। पहला सवाल, सेम बढ़ेगा अलग बढ़ेगा? अभी तो पूछा था तो बोल रहे थे, अब यहां लिख दिया तो। 100 ग्राम 1 मोल मिलाया तो वही बढ़ेगा अलग बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ेगा कम बढ़ेगा? कितना ज्यादा? 10 गुना कम तो 10 गुना ज्यादा, 10 गुना कम तो 10 गुना ज्यादा। नहीं समझे? अब बताना जरा, 10 ग्राम पानी में, क्या बोला सर ने? 1 मोल सॉल्यूट मिलाया, वही बढ़ेगा ज्यादा बढ़ेगा? कितना ज्यादा? किसका 10 गुना? इसका किसका? इससे 10 गुना कम, तो इससे, बोलो डन। नहीं समझे? 1 ग्राम पानी में, क्या बोला सर ने? 1 मोल सॉल्यूट मिलाया, 1 ग्राम पानी में 1 मोल मिला दो, मान लो मिला दिया, तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा?
520। वो पानी जो 100 पे उबलता था अब 100 प्लस 520 620 पे उबलेगा। नहीं समझे? अब समझाता हूं। 1 ग्राम में 1 मोल, 1 ग्राम में कितने से बढ़ा? शायद कल मैंने ऐसे कुछ कहा था, 1 ग्राम 1 मोल जो भी एलिवेशन आएगा वही एलिवेशन कांस्टेंट कहे। कल बताया था? नहीं बताया था? तो क्या ये अपने आप में एलिवेशन कांस्टेंट है? क्या ये अपने आप में के है? अगर के को डिवाइड कर दो 1000 से, किससे करो? 520 बटे 1000 करो, कितना आया? कितना आया? 0 पॉइंट। इसको किससे डिवाइड किया तो क्या बन गया? डन। अब बताना, अगर मैं इसको ये बनाऊं तो किससे डिवाइड करूं? किससे? और इसको? और इसको? और हाँ है ना, ये है मोलल एलिवेशन, ये है एलिवेशन, ये एलिवेशन कांस्टेंट है, ये भी एलिवेशन कांस्टेंट है, ये भी एलिवेशन कांस्टेंट है, मात्र यही क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। जब आप फॉर्मूला लिखते हो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, तो इसमें एलिवेशन कांस्टेंट लिखना है कि मोलल एलिवेशन। तो अगर कभी सवाल हमें एलिवेशन कांस्टेंट देगा तो एज इट इज वो लिख दोगे कि उसको मोलल बनाओगे। मोलल कैसे बनाना है, या तो इतना कठिन काम करो या एक छोटा सा काम करो। बता दूं क्या? बता दूं क्या? अगर सर ने के दिया 1 ग्राम का, अगर सर ने के दिया तो डिवाइड करूंगा, भूल तो नहीं गए? अगर सर ने के दिया डिवाइड करूंगा तो बन जाएगा। अगर सर ने के दिया 10 ग्राम का, अगर सर ने के दिया डिवाइड करूंगा, बन जाएगा। नाइस नाइस। अगर सर ने के दिया 100 ग्राम का, डिवाइड करूंगा, क्या बात है, बन जाएगा। कुछ समझे क्या? 1 ग्राम तो 1000, 10 ग्राम तो 100 ग्राम, तो कुल मिला के ऊपर नीचे मिला के 1000 होना, ऊपर नीचे मिला के 1000 होना, ऊपर नीचे मिला के 1000 होना। 100 है तो 10, 10 है तो 100, ताकि कितना हो जाए? 1000। कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, रिलेशन बिटवीन एलिवेशन कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन elevation constant, relation between elevation constant and molar elevation constant, relation between elevation constant and molar elevation constant। मॉड्यूल में केवल एक सवाल है इस कंसेप्ट पे और कोई सवाल है ही नहीं, इसीलिए इसको बता रहा हूं। अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं। इसका एक सवाल दूंगा मेजर में, आप सब पक्का गलत करोगे। समझ पा रहे हो क्या? सबकी टाइमिंग बता के काम करता हूं, ये वहां आएगा, ये होगा, आप गलत करोगे। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो मैंने एक छोटा सा ट्रिक बता दिया है कि एक नियम बना लेना, सर जितने ग्राम का एलिवेशन कांस्टेंट देंगे ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा कि ऊपर नीचे 1000 होना। ऊपर नीचे 1000 एक कहावत के जैसा है, एक ट्रिक है, आपको समझना इसका मतलब क्या है। ऊपर नीचे 3 जीरो होना चाहिए, ऊपर नीचे मिलाकर 3 जीरो होना। अब ये कोड वर्ड है, आपको समझना सर ने इससे क्या कहना चाहा है। ऊपर नीचे मिलाकर 3 जीरो होना, ऊपर है 10 तो नीचे क्या करूं? 100, तब ना 3 जीरो होगा। अरे हेलो, सारी बातों की एक बात, सारी थ्योरी थी, फॉर्मूला बस एक है, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। शुरू करें सिलसिला सवालों का। लिखिएगा पहला सवाल, लिखिएगा पहला सवाल। फॉर अ मैजिकल लिक्विड, फॉर अ मैजिकल लिक्विड मेड बाय टीएनएम सर। अरे लिखो भाई, फॉर अ मैजिकल लिक्विड made by TNM sir, elevation constant, elevation constant is 17, elevation constant is 17 for 10 gram of solvent, for 10 gram of solvent,
then calculate molar elevation constant, then calculate molar elevation constant for the same liquid, then calculate molar elevation constant for the same liquid. तो उसी लिक्विड का आपको बताना है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। पूरी क्लास से बनना चाहिए। सर ने कितने ग्राम का दिया है और पूछा क्या है मोलल। मोलल मतलब क्लियर है ना। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट आपसे पूछा है, तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जिसे आप के बी कहते हैं वो हो जाएगा के बटे, बोलो के कितने ग्राम का 10, ऊपर नीचे मिला के 3 जीरो होना, किससे डिवाइड कर दूं 100 से। नया ट्रिक है हाँ या ना। तो 17 बटे 100 एंड आंसर इज 0.1। यूनिट बोलो यूनिट, केल्विन केजी पर मोल। बेहतरीन। लिखिएगा अगला सवाल, बोलूं। इफ 6 grams of urea, if 6 grams of urea is dissolved, if 6 grams of urea is dissolved in 100 grams of solvent, is dissolved in 100 grams of solvent, then calculate number 1 elevation in boiling point। एक बार पूरा लिख लो, अगली बार शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। then calculate elevation in boiling point, and number 2 boiling point of solution, number 2 boiling point of solution। हाँ, जब मैं क्लास के सवाल दूंगा तो बच्चों को पानी का केबी याद होना, ये मत एक्सपेक्ट करना कि केबी की वैल्यू मैं बताऊंगा आपको याद हो, ये मैं चाहूंगा। शुरू हो जाओ, निकाल लोगे। सबसे पहले सीपी पहचानो, किस सीपी का सवाल है, आरएलवीपी का है कि ईबीपी का, ईबीपी का। और ईबीपी कितने फॉर्मूले, एक, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। लिखो फॉर्मूला, पुट करो वैल्यू। बन जाएगा। चलो, कितने बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी करें, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। इतना आसान है सीपी, तभी तो आधी दुनिया वहम में जीती है। कुछ ये 4 सीपी के सवाल बच्चे कर लेते, कहते सर सॉल्यूशन हो गया। और जहां सवाल सॉल्यूशन का थ्योरी का आता है, साल 2023 हर कोचिंग के आंसर गलत हो गए, एक थ्योरी का सवाल आया क्या। तो आपको समझना पड़ेगा कि चैप्टर का नेचर एनसीईआरटी का अलग है, और मॉड्यूल जो बना है, या मैं कहूं हर जगह जो बना है, वो अलग है। कर लोगे। चलिए, सो सिंपल, न्यूमेरिकल, केबी की वैल्यू सर ने बताई नहीं, 0.52। तो केबी है 0.52। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फॉर्मूला जितने बढ़िया से याद करोगे डिटेल में, उतनी कम गलती होगी, याद रखना। आधी जनता n/w याद करती है, याद ही नहीं उसे केजी लिखना है, गलत होगा उसका, फिर कहेगा निगेटिव हो रहा है, तरीके ही गलत अपना लिए। फॉर्मूला ढंग से याद करो, शब्दों के साथ। नंबर ऑफ मोल्स कर लोगे क्या, वेट इन ग्राम्स, क्या मिलाया यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट 60, कितना ग्राम 100, केजी में बदलना है तो ऊपर 1000 लिखना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड ऊपर चला जाएगा, राइट। तो 100 बन गया ना बच्चे, यहां आएगा 10, 60 बटे 60 1, तो आंसर हो जाएगा 0.52। एक मिनट, फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड का। ये क्या निकाला आपने, फोर्स निकाला कि मोमेंटम, डेल्टा। ये क्या है पूछ लो अपने आप से एक बार, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में सोच लो, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इतने से, तो पहले कितना था, पानी पहले कितने उबलता था, तो कितने से बढ़ गया, तो कितना हो गया 100.52। कोई फॉर्मूला मत लगाना, सीधे ऐसे जोड़ देना। तो टीबी इक्वल टू 100.52 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी निकाल लोगे ना, केल्विन होगा तो 373 प्लस 0.52, या हो सकता ऑप्शन हो 373.15 प्लस 0.52। नहीं समझे,
कल बात हो गई थी। हेलो, लिखिएगा अगला सवाल। इफ फॉर अ लिक्विड, इफ फॉर अ लिक्विड, इफ फॉर अ लिक्विड water, if for a liquid water, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization is, latent heat of vaporization is क्या लिख रहे थे? latent heat of vaporization is 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 540 कैलोरी पर ग्राम, and boiling point of, and boiling point of water is 100 degree Celsius, is 100 degree, then calculate kb for water, then calculate kb for water. कितने बच्चों से बनेगा? ये सवाल मैंने जैसे दिया, एक बच्चे ने मुझे तुरंत आंसर दिया, सर 0.52। तो आपको कैसे पता ये पानी का एलवी नहीं होता है? आपको कैसे पता जो पानी का केबी आपको रटाया है वो किसी और एलवी से रटाया है? अरे, अगर सर रियल सवाल दे रहे होंगे या तो हाइपोथेटिकल सवाल होगा, फिर तो एक अलग मामला है। अगर वैल्यूज रियल हैं, अगर वैल्यूज प्रैक्टिकल हैं, तो जो केबी आपको याद कराया वही तो आएगा। हाँ, मुझे काल्पनिक सवाल बनाना होगा तो कुछ और दे दूंगा, ठीक है, लेकिन एक बच्चे का कॉमन सेंस तो ये होना चाहिए यार, सर ने केबी हमें याद कराया 0.52 और सर पानी का ही पूछ रहे, बोल दो ना 0.52। फिलहाल सवाल सॉल्व करना है, मैं चाहता हूं आप फॉर्मूला एक बार कॉपी में लिख लें बस। केबी इक्वल टू, सॉल्व कर लोगे क्या है यार? टीबी नॉट स्क्वायर। ये सवाल जब मैं एग्जाम में देता हूं बहुत सारे बच्चे निगेटिव करते हैं, जानते हो कारण? वो स्क्वायर करना भूल जाते हैं। आप करोगे ये गलती तो मैं आपको चेता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, ये कॉमन मिस्टेक है। ढंग से फॉर्मूला याद करिए, आर टी, कॉपी देख के लिखिए फॉर्मूला। इतना ईगो पे क्या लेना, पन्ना ही नहीं पलटते हैं। देख लो एक बार, अजीब है, याद भी नहीं होता फॉर्मूला, पन्ने भी नहीं पड़ते, देखूंगा नहीं मैं। आर टी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। ये सवाल इसी साल ऐड किया है, याद रखना। और मेरे साथ एक इत्तेफाक होता है, जो चीजें नई ऐड करता हूं कई बार आ जाती है। हाँ, केबी इक्वल टू आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। आपको सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना है, कर लोगे क्या? आर की वैल्यू कितना रखोगे? 8.314, पक्का? हाँ, ये कैलोरी है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, टीबी नॉट कितना लिखोगे? 100। आर के साथ जब भी टेम्परेचर लिखा हमेशा केल्विन में ही लिखा, इसलिए सवाल क्लास में करा रहा हूं, ये गलतियां आप करते हैं। तो 373 इंटू 373 अपॉन 1000 इंटू 540 कितना आ रहा है? 0.52 न्यूटन की जूल, किलो नहीं, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी। फिर से बोलो, फिर से बोलो। जिसको नहीं याद है बोली ना, देखना वही बच्चा बचेगा इसको नहीं याद होगा। फिर से बोलो, बोलो। आपने तीनों बार नहीं बोला और आपको नहीं याद है। केल्विन अपने लिए थोड़ी बुलवा रहा हूं मैं। ऑफलाइन ऑनलाइन से क्यों जीतता है? रिटेंशन ऑफ कंसेप्ट्स, मेमोरीज में लॉन्ग टर्म तक चीजें याद होती हैं। हेलो, पर आप बोलना ही नहीं चाहते। केल्विन केजी, पक्का? बढ़ू आगे, लिखिएगा अगला सवाल। इफ सॉल्यूशन इज, इफ सॉल्यूशन इज, स्पीड बढ़ाइए। इफ सॉल्यूशन इज 1 मोलल, if solution is 1 molal, then calculate boiling point of solution. If solution is 1 molal, then calculate boiling point of solution. फटाफट वन लाइनर सवाल है। एक बच्चा कहता है सर आपने सॉल्यूशन बोला ही नहीं, पानी है कि नहीं है? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एक्वस बाइनरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। फंस जाओगे तो ये लाइन बचाएगी। बोलो, क्या आज हम एक्वस मानेंगे? यस सर।
क्या सवाल में सॉल्यूशन 1 मोलर बोला है? यस सर। क्या उन्होंने आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है? तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला केबी इंटू एम। केबी कितना 0.52, मोलालिटी कितना 1, कितने की बढ़ोतरी 0.52, तो टीबी कितना 100 पॉइंट। क्या इसी सवाल थोड़ा मॉडिफाई कर दूं? लिखना जरा अगला सवाल। इफ x is equal to 0.983, if x is equal to if x is equal to 0.983, then calculate boiling point of solution. कोई आंसर नहीं बोलेगा? If x is equal to 0.983, then calculate boiling point of solution. मन में लड्डू फूटा? फूटना चाहिए यार। अगर x से होगा 0.983 तो x भी होगा 0.017 और x भी होगा ये, तो सॉल्यूशन होगा 1 मोलर। और अगर सॉल्यूशन है 1 मोलर तो बोलो डेल्टा टीबी कितना 0.52, बोलो टीबी कितना 100.52। नाइस। एक बेहतरीन सवाल दे दूं क्या? रिकॉर्डिंग हैज स्टॉप्ड, प्लीज कॉल सेंटर एडमिन टू चेक। सॉरी। हाँ, लिखिए जरा अगला सवाल। लिखिए अगला सवाल। अपने आप रुक जाइए। बोलूं सवाल? बोलूं सवाल? बोलूं? कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन if equal amount of water, if equal amount of water is added, if equal amount of water is added to 1 molar solution. जानते हो बच्चों, अगर मुझे यहां पे सीपी के सवाल कठिन बनाने हैं तो मैं कभी फॉर्मूले में कठिन बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला एक ही है। मैं कठिन केवल कंसंट्रेशन यूनिट में बनाऊंगा। इसीलिए आपको पहले कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ाई जाती है, इसीलिए ताकि बच्चे को छोटे छोटे फॉर्मूले याद हो, एक से दूसरा कन्वर्जन करना है। सवाल का एक बार चित्र बना लो, आपसे बन जाएगा। अच्छा सवाल है लेकिन बन जाएगा, बस चित्र बना के फील कर लो। पहले सॉल्यूशन 1 मोलल है, उसमें आपने इक्वल पानी मिला दिया। पहले सॉल्यूशन 1 मोलल है, उसमें आपने इक्वल पानी मिला दिया। सोचो सोचो सोचो। आंसर नहीं बोलेंगे प्लीज। पहले सॉल्यूशन 1 मोलल है। 1 मोलल का मतलब हिंदी में लिखो, 1 मोलल यानी कि, लिखो ऐसे, जिनसे नहीं बना। 1 मोलल का मतलब बोलो, लिखो लिखो, कॉपी में लिखो ना बने तो कहना। आप यही तो नहीं लिख रहे हो। 1 मोलल यानी कि बोलो। अब ये तब ना लिखोगे जब कंसंट्रेशन यूनिट रिवाइज नहीं किया होगा। अब काम आना शुरू होगा उसका जो पहले पढ़ा। 1 मोलल यानी कि बोलो 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट है। लिखो लिखो, 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट है। क्या हमारा सॉल्यूशन पहले 1 मोलल है? यस। यानी क्या 1 केजी पानी है? यस। क्या 1 मोल सॉल्यूट है? यस। अब थोड़ा फील करो, फील करो, फील करो। सोच लो ना, 1 केजी पानी। आपने आज तक कभी बॉटल नहीं बनाया मन में यार? सबसे कह रहा हूं 1 केजी पानी, हाँ या ना? 1 केजी इतना बढ़िया फीलेबल चैप्टर है। फीलेबल समझ रहे, इसको फील कर सकते हैं आप। अरे हेलो, 1 केजी, इसमें सॉल्यूट कितना मोल? लेकिन आप ना फील करने की कसम खाए हैं। कितना सॉल्यूट है? अब इसमें आप पानी मिलाओ, मिलाओ, कितना मिलाना है? ये कैसे जाने सर? इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। यानी मैंने क्या 1 केजी पानी और मिला दिया, तो क्या अंदर सॉल्यूट 2 मोल हो गया? सोच के बोलना था, फंस गए आप। हाँ, मैं तो घुमाऊंगा। क्या अंदर पानी 2 केजी हो गया?
अब ये मत कहना बर्तन क्यों नहीं बड़ा बनाया, पहले खाली था मान लो, हाँ या ना, अरे यस और नो। अब बताओ अंदर सॉल्यूट कितने मोल, अब बोलो मोलैलिटी कितनी, मोलैलिटी अब कैसे निकालें, अब वो वाला फॉर्म लगा लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल 1, सॉल्वेंट का वेट हाफ, डन। ऐसा नहीं लग रहा मोलैलिटी आधी हो गई, ऐसा नहीं लग रहा सवाल खत्म हो गया, शुरू करो फिर आंसर दो। अरे 52 कहा था, सोचो सोचो, ये मन में सेव रखो, कर लिया होगा। तो पहले फॉर्मूले से करके बता दूं, तो सवाल आपसे कहता है कितना होगा, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, केबी की वैल्यू है 0.52, मोलैलिटी कितना आधा, 52 का आधा 26, कितने की बढ़ोतरी हुई है 26, 0.26, यानी टीबी कितना होगा 100 प्लस 0.26 यानी 100.26 न्यूटन की जूल, केल्विन नहीं डिग्री सेल्सियस, डन। सवाल और करेंगे, पहले एक बार हमें चारों सीपी निपटाना है, जब मैं चारों सीपी करा देता हूं उसके बाद फिर करेंगे अपन भयंकर सवाल, ठीक है। अभी हमने कितने सीपी निपटाए हैं, अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूं इस पूरे चैप्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, बहुत ध्यान सुनिएगा, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट डीएफपी यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं जो सिखाने वाला हूं उसे अनुभव करना मुश्किल है, न्यूमेरिकल के लिए अंत में फिर से एक फॉर्मूला आएगा, खट से फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ खेल खत्म है। लेकिन अगर आप उस कंसेप्ट को सच में फील करना चाहते हैं तो जो जो बताऊं वो सुनना, अगर नहीं सुनोगे तो सवाल आपके नहीं फंसेंगे, थ्योरी आपकी फंसेगी। मैंने क्या बोला क्लियर है, क्या बोला सर ने, पूरा भी सुन सकते हैं नहीं भी सुन सकते हैं, नहीं सुनेंगे तो सवाल तो बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा, लेकिन थ्योरी तो अब डिसाइड कर लो क्या करना चाहते हो आप, ठीक है। बताऊं क्या, सिखाऊं क्या, कॉपी में लिखिएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मैंने बातों बातों में ये भी बता दिया कि आप क्या क्या सुनो क्या क्या ना सुनो, हाँ अब आप चेक कर लो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बच्चे सबसे पहले जैसा नाम जितना नाम, ना तो थोड़ा ज्यादा, क्या नाम है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में चला गया, दवाई खिलाओ। अरे यहां डिप्रेशन का मतलब घटना, क्या मतलब है, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, किसका, नाम का मतलब क्लियर है, कब, ऐसे बैठे बैठे अपने आप, जब नॉन, हर बार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, freezing point of solvent decreases। कितनी अजीब बात है ना, सब कुछ हुआ सॉल्यूशन के साथ, बदनाम हुआ पानी। फ्रीजिंग पॉइंट किसका घटा, बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ा, वेपर प्रेशर किसका घटा, मगर ये सब तब हुआ जब वो सॉल्यूशन बना, हुआ किसी और के साथ, बदनाम कौन हुआ, पानी, हाँ या ना, पानी तो पता भी नहीं चला भाई साहब मेरे साथ, यस और नो, सब हो कहां रहा था सॉल्यूशन में, लेकिन बार बार हम क्या कह रहे, कौन बढ़ रहा कौन घट रहा, पानी। अगर आप इस पूरी घटना को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपने पानी को उबलते हुए तो देखा है लेकिन बर्फ को कभी जमते हुए देखा नहीं है, जमा हुआ बर्फ देखा है, जमते हुए नहीं देखा है। शब्द सुना करो ढंग से यार, आप लोगों के ये ऑब्जर्वेशन कमजोर, एक एक शब्द पकड़ा करिए। हेलो, आपने कभी ऐसा कभी ट्रांसपेरेंट फ्रीजर आता है क्या, जम रहा है पानी देख रहे हो, हाँ ये जम गया, अरे थोड़ा भी बचा है, अरे कटोरी निकालो, अरे ऊपर बर्फ है नीचे पानी है। सुनिएगा, आपको फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सोचने में जोर आता है क्योंकि आपने कभी पानी को जमते हुए देखा नहीं, जमा हुआ पानी देखा है, राइट। अगर आप इस पूरी घटना को समझना चाहते हैं सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। नाम में है पॉइंट, नाम में है, मगर ये नहीं है, ये है टेम, अच्छा ये टेम्परेचर है, यस ये वो वाला टेम्परेचर है, ये वो वाला, ध्यान सुनिएगा, पहले कंसेप्ट बना रहा हूं फ्रीजिंग के, ठीक।
ये वो वाला, ये वो वाला। When the liquid is in equilibrium with, जब लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम होता है उसी टेम्परेचर का नाम फ्रीजिंग पॉइंट होता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पानी है वोलेटाइल की बर्फ है वोलेटाइल? पानी है वोलेटाइल की बर्फ है वोलेटाइल? एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, ट्रू और फॉल्स? पहले इसीलिए एवापोरेशन पढ़ाया। मैं मान के चला बच्चों नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ा, मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन बताया आपने कहां पढ़ा था नाइन्थ में, है ना? मुझे बताओ क्या एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है? ज्यादा पे, कम पे, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे भी एवापोरेशन होता है? क्या -1 पे भी होता है? -2 पे भी होता है? अगर इतने कम टेम्परेचर पे एवापोरेशन ना होता तो फ्रीजर खोलने से हमें धुआं दिखाई नहीं देता। फ्रीजर में आग नहीं लगी है फिर भी धुआं कहां से आया है? कभी सोचा वो, कभी फ्रीजर खोला है? कभी धुआं दिखाई दिया है? तो क्या फ्रीजर में आग लगी थी? तो फिर कहां से धुआं आया? वो पानी ही था जो एवापोरेट हो रहा था, वही आपको नजर आने लगा क्योंकि कंडेंस था उस समय, मॉलिक्यूल पास पास थे तो नजर आने लगे सफेद सफेद, लेकिन है तो एवापोरेशन ही। लोगों ने कहा अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जब लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि लिक्विड का भी अपना वेपर प्रेशर होगा और सॉलिड का भी अपना। अगर दोनों इक्विलिब्रियम पर हैं तो क्या हम हर चीज को आज इस चैप्टर में वेपर प्रेशर से डिफाइन कर रहे हैं? तो हमने कहा फ्रीजिंग पॉइंट वो वाला टेम्परेचर होगा, वो वाला when the vapor pressure of becomes equal to vapor pressure of its solid, अपने ही सॉलिड के बराबर हो जाए। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखते चलना। फ्रीजिंग पॉइंट is a temperature when it is in equilibrium with liquid and solid, or we can say, और पूरा लिख रहे हो क्या? ये लिखना था, ये लिखना था, ये पूरा इंग्लिश लिख रहे हो? पैराग्राफ लिखाऊं पूरा? 5 नंबर का सवाल है, 4 का है। लिखो, ऐसे लिख लो बस, एक चित्र बहुत कुछ कहता है। लिख लीजिए, इट इज अ टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट, मैं पूरा सेंटेंस बोलता हूं ताकि आप सोचो सेंटेंस के फॉर्म में। ऐसे बोलूं, फर्स्ट पॉइंट टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट लिक्विड, 2 एरो इधर, एरो सॉलिड, अच्छा लगेगा क्या? मैं तो सेंटेंस बोलूंगा ना यार। लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट, और वी कैन से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to vapor pressure of its solid. Vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of its solid. तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड के बराबर होता है। अच्छा, अब जो मैं समझाने वाला हूं थोड़ा सा एक चीज फील करना पड़ेगा। वेपर प्रेशर यानी कि वीपी, ये होता है कुछ नहीं बल्कि केपी। वीपी ही तो, और केपी का मतलब है इक्विलिब्रियम। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आज मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना बी, ए से बना, थोड़ा समझना, कई चैप्टर के कंसेप्ट मिलके कंसेप्ट आ रहा है, ध्यान सुनना, बार बार मैं कह रहा हूं। आपने मन बना लिया क्या मैं ये सवाल करूंगा? सुनिएगा मेरे भाई, एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम, उसमें ऐसा पढ़ाया जाता है ए इज इक्विलिब्रियम विद बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू है 100 मान लो, और टेम्परेचर है 25 मान लो। अब आज टेम्परेचर 25 है तो केसी 100 आया। अब आपने क्या किया कि इसका टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 50, कितना किया? और मान लो इसका केसी हो गया 200, कितना हो गया? पहला सवाल, आज टेम्परेचर कितना है? तो केसी यहां ढक लिया इसको, है ना? तो क्या दिख रहा है, आप देखो 25, तो कितना है केसी? अब जैसे ही 50 होगा, 50 एक भविष्य है, 50 एक, वो तो आएगा ना। जैसे अभी टेम्परेचर कितना है, तो क्या मैं इसको 50 नहीं कर सकता? क्या मैं इसको 90 नहीं कर सकता? वो तो भविष्य है ना, बोलो ना। लेकिन जिस दिन ये 50 होगा, जिस दिन ये, इसका केसी कितना होगा? पक्का? 50 होगा 200 होगा? 200 है तो 50 है। ऐसा नहीं लग रहा इसकी भविष्य की किस्मत पहले से लिखी है कि जिस दिन तुम होगे ये, उस दिन ये होगा, पक्की बात। तुम अभी ये हो तो ये है, लेकिन जिस दिन तुम ये होगे उस दिन यही होना है, ये किस्मत उसकी पहले से। बोलो डन। ये कुछ ऐसा है कि कल क्या होगा ये पहले से डिसाइडेड है।
बस कल आने का देर है। दिस इज प्री डिफाइंड, हाँ या ना? मतलब अगर मैं ऐसा कह दूं कि हर किसी का अपना वेपर प्रेशर है और वेपर प्रेशर ही केपी है और केपी टेम्परेचर का फंक्शन है, तो हर टेम्परेचर का केपी ये प्री डिफाइंड है। बस उस टेम्परेचर के आने की देरी है। आज पानी का टेम्परेचर कितना है? आप बस सुनते रहिए, 2 बार बोलूंगा बेटा, 5 बार बोलूंगा, सुनते रहो बस, मुझे पता है एक बार में नहीं है, सुनते रहिए। आज पानी का टेम्परेचर कितना है? थोड़ा दिमाग पे जोर पड़े, फिर सरल, फिर हर चीज का है, सुनते रहिए। आज पानी का टेम्परेचर कितना है? जिस दिन ये होगा 50, इसकी किस्मत पहले से लिखी है। तो जिस दिन ये होगा 0, वो भी तो किस्मत पहले से लिखी है, बस 0 आने की। पक्का? अब अभी टेम्परेचर कितना है? 25। क्या इसका अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा? लेट्स इमेजिन इसका वेपर प्रेशर है 0.5। कितना है? अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बता दो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर, टेम्परेचर घटेगा तो वेपर प्रेशर। मान लो, मान लो इसकी किस्मत जिस दिन ये बर्फ बनने वाला होता है उस दिन वेपर प्रेशर होता है 0.1। कितना होता है? ये पहले से डिसाइडेड है, ये पहले से, ये पहले से कि जिस दिन ये जमना शुरू होगा उस दिन 0.1 हो, या कह दो जब 0.1 हो उसी दिन जमना शुरू हो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मैंने माना, मैंने ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि एक बर्तन है, इसमें भरा है पानी, इसमें भरा है पानी और इसका वेपर प्रेशर है 0.5, 25 पे मान लो। अब मैं इसका भविष्य बना रहा हूं, मेरे पास टाइम मशीन है, मान लो। तो मैंने इसका भविष्य बनाया। क्या बनाया? भविष्य, ठीक है। और भविष्य बना रहा हूं जब इसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? तो इसका वेपर प्रेशर होगा 0.1। कितना होगा? भविष्य देख लो, देख लिया, देख लिया। और जिस दिन 0.1 होगा इस दिन बर्फ बनने लगेगा। हेलो, देख लिया, देख लिया। अब देख के भविष्य प्रेजेंट में आ जाओ। अब बताना नहीं भविष्य क्या देखा, ठीक? अभी बताओ इसका वेपर प्रेशर कितना है? 0. अब ये कब जमेगा? व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ, ये कब जमेगा? व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स। इसका आपने भविष्य क्या देखा था? 0. अभी कितना है? तो आपको इसको घटाना है कि बढ़ाना है? तो टेम्परेचर घटाओगे कि बढ़ाओगे? जैसे जैसे टेम्परेचर घटता वैसे वैसे वेपर प्रेशर घटता। एक टेम्परेचर ऐसा जब इसका वेपर प्रेशर 0.1 हो, ये जमने लग, ये जमने लग, 1 मिनट, ये जमने लग जाएगा कि ये जम जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट पर कभी कोई चीज फ्रीज नहीं होती, फ्रीज होना शुरू होती है। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, एट फ्रीजिंग पॉइंट। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, एट फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग स्टार्ट्स। फ्रीजिंग पॉइंट पर फ्रीजिंग केवल स्टार्ट्स होती है। एट फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग स्टार्ट्स। एट फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग स्टार्ट्स। अब मान लो टेम्परेचर आ गया 0। कितना आ गया? फील करना बस, कितना आ गया? तो क्या ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है? तो क्या सारा पानी जम गया? क्या जमना शुरू हुआ? जब भी जमेगा एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर। एक लेयर जमेगा, बर्फ हल्का होगा, तैर के ऊपर आएगा। अगला लेयर जमेगा, फिर से ऊपर आएगा। अगला लेयर जमेगा, फिर से ऊपर। जब भी बर्फ बनता है कभी नीचे से ऊपर नहीं बनता, ऊपर से नीचे। एक लेयर जमेगा, तैर के ऊपर आएगा। एक लेयर जमेगा, लेयर मतलब परत, एक परत जमेगी, तैर के ऊपर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीजिंग अकर्स लेयर वाइज। फ्रीजिंग अकर्स लेयर वाइज। फ्रीजिंग अकर्स लेयर वाइज। जो फ्रीजिंग होती है वो हमेशा परतों में होती है। फ्रीजिंग बॉइलिंग के जैसा नहीं होता, पूरा बल्क नहीं होगा, एक एक करके होगा। जब बॉइलिंग होता है तो बुलबुलों का उठना पूरे बल्क में से होता है। फ्रीजिंग जब होता है तो एक परत जमेगी, अगली परत जमेगी, अगली, एंड सो ऑन, राइट? अरे राइट। आओ जरा, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें पानी था 0.5 पे। कहां था? 0. अगर बर्फ बनाना है, अगर बर्फ, थोड़ा फील करना, फील करना, फील करना। अगर बर्फ, यहां लिखा वेपर, यहां लिखा टैम, 25 से घटाऊं कि बढ़ाऊं? 25 से घटाऊं कि बढ़ाऊं? मान लो यह है 25, मान लो वेपर प्रेशर 0.5, मान लो। क्या यहां पे कहीं 0.5 होगा? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, और मान लेते हैं यहां पे कहीं वेपर प्रेशर है 0.1। कितना है?
अभी वेपर प्रेशर ये है 0.1, यहां कितना है 0. मान लो ना यार। अब बताओ टेम्परेचर घटाऊं कि बढ़ाऊं? जैसे जैसे टेम्परेचर घटाता वैसे वैसे वेपर प्रेशर घटता। लीनियर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल टेम्परेचर घटता, वेपर प्रेशर घटता। एक टेम्परेचर ऐसा जब उसका वेपर प्रेशर 0.1 हो, उसी के सॉलिड के बराबर हो, जमने लग, सॉलिड बनने लग, मॉलिक्यूल पास पास, मॉलिक्यूल पास पास। बताओ जैसा वेपर प्रेशर लिक्विड में घट रहा था आज वैसा ही घटेगा, अब अलग तरीके से घटेगा। पहले लिक्विड लिक्विड थे, अब सॉलिड बनने लगे। पहले बच्चा था अब डॉक्टर बन गया। तो जैसा बच्चा बन के पढ़ता था क्या डॉक्टर बन के वैसे ही पढ़ेगा? गुण बदल गए, प्रॉपर्टी बदल गई, आईएमएफ बदल गया, नेचर बदला, कुछ ना कुछ तो बदलेगा। फिर से पानी लो, वेपर प्रेशर घट रहा है, बर्फ बनने लगा है, सॉलिड आने लगा है। जैसा वेपर प्रेशर लिक्विड में घटा वैसा ही घटेगा, अलग तरीके से। क्यों? क्योंकि सॉलिड बनने लगा। आईएमएफ, आईएमएफ, आईएमएफ। तो वेपर प्रेशर घटने का तरीका भी तो बदलेगा। सोच के जवाब देना, जैसा लिक्विड में घटा था वैसा सॉलिड में घटेगा, अलग घटेगा, ज्यादा घटेगा, कम घटेगा। उड़नशील कौन ज्यादा, कौन कम? तो उड़ने की क्षमता कम यानी घटेगा भी तेजी से ना। जैसा ग्राफ बन रहा था वैसा ही बनाऊं कि ग्राफ बदलेगा? और ग्राफ बदल के कुछ ऐसा बना दूं चलेगा? ये ग्राफ क्यों टूटा समझ गए? यहां पे कौन था? लिक्विड। यहां पे कौन है? यहां के मॉलिक्यूल लिक्विड लिक्विड, यहां के मॉलिक्यूल। यहां जैसा वेपर प्रेशर घटा था वहां ऐसा नहीं घटेगा। कुछ लोग कहते हैं थ्री फेज डायग्राम है, थ्री फेज डायग्राम का किस्सा अलग है, इसका किस्सा अलग है। आप इसे अगर कोई जानता नहीं, जानते वो अच्छी बात है। कुछ पुराने बच्चे ऐसा कहते हैं सर क्या ये थ्री फेज डायग्राम है? थ्री फेज डायग्राम का कंसेप्ट अलग है और इसका कंसेप्ट अलग है। थ्री फेज डायग्राम का नाम सुना है? नहीं सुना? वेरी गुड। खाली कागज में पेंटिंग बनाने में मजा आता है। अगर कागज में पहले पेंटिंग बनी हो फिर मिटाओ फिर बनाओ। कभी बचपन में आपने कॉपी में मिटाया ऐसा लिख के? तो कॉपी गंदी हो जाती थी, फिर पेंटिंग अच्छी। आइए जरा, क्या ये लिक्विड है और ये क्या है? सॉलिड। बोलो हाँ या ना। मुझे बताओ लिक्विड जब सॉलिड बन रहा तो यहां पे ब्रेक इवन क्यों आया? कंसेप्ट क्लियर है? अब बताओ यहां पे है पानी और यहां पे है बर्फ, यहां पे है, यहां पे है केमिस्ट्री की दुनिया में, यहां पे है लिक्विड, अपनी लोकल दुनिया में यहां पे है, यहां पे है डन। एक मिनट, अभी तो मैंने केवल फ्रीजिंग पॉइंट समझाया, अब तो ये समझना है फ्रीजिंग पॉइंट घट क्यों। समझना चाहते हैं? पहले इसको लिख लो, ये पॉइंट लिख लिया था फ्रीजिंग। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर पानी और इसे बोलेंगे टीएफ नॉट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर पानी या तो सॉल्वेंट। अब हमें समझना है सर ये तो आपने फ्रीजिंग पॉइंट बताया, अब ये बताओ फ्रीजिंग पॉइंट घटता क्यों है? वाई डिप्रेशन इन एफपी, आखिर फ्रीजिंग पॉइंट घटता क्यों है? क्यों? क्यों आखिर फ्रीजिंग पॉइंट घटता क्यों है? इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए और अपन चलते हैं टाइम मशीन से, टाइम ट्रेवल पे चलेंगे। डर गए क्या भविष्य सोच के? तो चलो ना, चलते हैं। भविष्य से डर लगता है क्या? चलिए, सबका ध्यान बोर्ड पे। ग्राफ बना लिया होगा। ऊपर जो ग्राफ बना है वो ग्राफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पानी का। आगे बढ़ने के पहले कंसेप्ट में आपको पहले सिखा दूं। पानी लो, चीनी मिला दो। अब जैसे आपने पानी और चीनी को मिला दिया तो बताओ वो पानी है कि सॉल्यूशन है? कौन है? जब जमेगा, जब जब भी जमेगा, जब जमेगा, तो जमने का परिभाषा क्या है? लिक्विड और सॉलिड
तो जरा इस कंसेप्ट का दिमाग लगा के बताना, क्या कभी चीनी इस परिभाषा से जमेगा? क्या कभी चीनी जम सकता है? क्योंकि जमने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? लिक्विड और सॉलिड के बीच का जो इक्विलिब्रियम है उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। क्या चीनी कभी लिक्विड बन पाया है? लेक्चर नंबर 1, कोई घुलता है किसी में, जो जिसमें घुलता है उसी के रंग में। चीनी सॉलिड था, सॉलिड है, सॉलिड रहेगा। जो लिक्विड कभी बना ही नहीं, वो कभी जमने वाला। पानी और चीनी को जब जमाया जाता है तो जमता तो केवल पानी है, जमता तो केवल। वो तो चीनी ऐसे सॉलिड था, बीच में ट्रैप हो गया, अरे जम गए क्या तुम लोग? नहीं समझे। चीनी सॉलिड था, सॉलिड है, सॉलिड रहेगा। उबलता तो केवल पानी है, जमता तो केवल। सब कुछ हुआ सॉल्यूशन में, मगर बदनाम हुआ पानी। इसका मतलब समझ पा रहे ना? यानी डिप्रेशन किसका हुआ? पानी का। एलिवेशन किसका हुआ? पानी का। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पानी का। लेकिन सब तब हुआ जब आपने क्या मिलाया? चीनी। चीनी ने बिगाड़ा पानी को, आया ना? अरे यस और नो? आइए समझते प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो कि जमता तो केवल, कहीं साइड में लिख दो, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीजेस। कहीं साइड में लिख दो, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीजेस। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीजेस। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीजेस। अब मैं जो बोलूंगा, जब तक फील ना है मुझे आगे मत बढ़ने देना प्लीज, ठीक? बस 10 मिनट ही चाहिए ये वाला। आगे सब लोग। सबसे पहले लिया पानी, सबका ध्यान बोर्ड पे, कोई लिखेगा नहीं। सबसे पहले लिया, और आराम से फील करना, और जहां ना आए तुरंत हाथ, ठीक है? सबसे पहले लिया, टेम्परेचर है 25 मान लो, नीला है आसमान मान लो, इसका वेपर प्रेशर है 0.5 मान लो। क्या इसका वेपर प्रेशर 0.5 है? चलो इसका भविष्य देख के आए, चले। जब ये जमने लगता है इसका वेपर प्रेशर होगा 0.1। कितना होगा? देख लिए। अब लौट के आ जाओ फिर से पास्ट में, आगे। अब मुझे बताओ आज इसका वेपर प्रेशर कितना है? तो अगर मुझे इसको जमाना है तो मुझे इसका वेपर प्रेशर कितना करना पड़ेगा? 0 पॉइंट। टेम्परेचर घटाऊं कि बढ़ाऊं? टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर के घटाने से वेपर प्रेशर घटता है। घटते घटते एक दिन इसका वेपर प्रेशर 0.1 हो। When the vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of its, वहीं पे फ्रीजिंग होने लग, एक परत जमने लग। यही फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? क्या पानी के केस में यही 0 डिग्री सेल्सियस है? चलो मान लो हमने पानी में मिलाया चीनी। क्या मिलाया? जैसे ही पानी में आप चीनी मिलाएंगे तो बताओ वेपर प्रेशर वही रहेगा कि घटेगा? नाइस। क्या आज इसका वेपर प्रेशर 0.5 से घट के 0.4 हो गया? मान लो। अब मेरे पास एक ऐसी जादुई मशीन है, मान लो कि मैं पानी में चीनी घोल सकता हूं, तो मेरे पास एक ऐसी मशीन है कि मैं बर्फ में भी चीनी घोल सकता हूं। क्या माना? वैसे कितने लोग घोल लेते हैं बर्फ में चीनी? है? कोई घोल सकता है क्या? मेरे पास एक ऐसी मशीन है जादुई, जिससे मैं बर्फ में भी चीनी घोल, ठीक? अरे मान लो यार। चलो वो मशीन लेके चलते हैं भविष्य में। पहुंच गए, अब भविष्य में आ चुके, ठीक? अब हमने देखा बर्फ को, हमने चीनी घोल दिया, घोल दो। क्या घोला? है मेरे पास मशीन, ऐसा मान लो। घोल दिया चीनी। अब बताओ इसका वेपर प्रेशर घटेगा कि नहीं घटेगा? इसका नहीं घटेगा, है ना? इसके इसके सरफेस चीनी आ जाएंगे, मैं भी उड़ूंगा, तुम भी उड़ो। क्यों वेपर प्रेशर घटता है? चीनी सरफेस पे आता है, ना खाऊंगा ना खाने, ना उड़ूंगा ना उड़ने। तो बर्फ के सरफेस पे आएगा तो बर्फ से भी तो कहेगा तुमको नहीं उड़ने दूंगा। ऐसा थोड़ी वहां भेदभाव करेगा, तुम बर्फ हो तुमको उड़ने दूंगा। अरे यहां भी तो नहीं उड़ने देगा ना यार। फिर से अब मिलाओ चीनी, वेपर प्रेशर घट गया कि बढ़ गया? अब बताओ जितना यहां घटा था उतना ही घटाओगे कि उससे अलग घटाओगे? क्योंकि यहां पानी नहीं, यहां बर्फ है, और बर्फ के मॉलिक्यूल पास पास है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग है, यानी जैसा वहां घटा वैसा घटने वाला, उससे ज्यादा घटेगा। मान लो
समझाने के लिए मैंने 0.4 लिखा था, इसे 0.4 ना कह के 0.45 कह दूं। कितना कह दूं? यानी कितने की घटोतरी है? 0.45। और यहां मैं आपके सामने कहता हूं, और यहां पे मान लो जैसे ही आपने बर्फ में चीनी मिलाया, इसका वेपर प्रेशर हो गया 0.01। कब हो गया? कितना हो गया? अब थोड़ा फील करके बताना, चलेगा? चलेगा? अच्छा, यहां पे वेपर प्रेशर कितना है? 0.1। लेकिन अब इसका वेपर प्रेशर अगर बर्फ बनाना है, अगर बर्फ, तो मुझे वेपर प्रेशर अब 0.1 करना है कि 0.01 करना है? यहां तक हर बच्चा कंफर्टेबल? शुरू से बोल देता हूं, पानी, बर्फ, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। चलेगा? फिर से भविष्य में आ जाओ। हो भाई भविष्य में। अब अगर आपने, शुरू से बोल रहा हूं, पानी मिलाया, चीनी, क्या मिलाया? तो वेपर प्रेशर कितना हो गया? 0 अब बर्फ मिला दो चीनी, क्या वेपर प्रेशर घटेगा? अब कितना घट चुका है? डन। यानी अब बर्फ बनना तब शुरू होगा जब वेपर प्रेशर 0.0। मैं फिर से बोलता हूं, अब क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, इट इज अ टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स। ये सबके दिमाग में क्लियर है? आज इसका टेम्परेचर कुछ है मान लो, वही 25 है मान लो। जब मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो वेपर प्रेशर घटने लग। अब बताओ 0.1 पे कार्यक्रम शुरू होगा कि नहीं होगा? अब कहां फ्रीजिंग शुरू होगा? तो जितना डिफरेंस यहां है उतना है, उससे ज्यादा है, उससे हो सकता है वैल्यूज, मैंने हाइपोथेटिकली आपको फील करना है, यहां पे वैल्यूज पे डिफरेंस ज्यादा है, मतलब आपको टेम्परेचर ज्यादा घटाना पड़ेगा, और टेम्परेचर ज्यादा घटाना पड़ेगा तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा घटेगा कम घटेगा? तो मैं कह दूं फ्रीजिंग पॉइंट घट, और फ्रीजिंग पॉइंट क्योंकि घट गया, या मैं कह दूं फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, इसी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। रुको 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 रुको, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर घट, तो जो सॉलिड में वेपर प्रेशर होना था वो भी घटेगा, और उसको इक्वल होने के लिए मुझे टेम्परेचर ज्यादा घटाना पड़ेगा, इसी का नाम है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी कहानी को एक नए एंगल से देखते हैं, और जो अगला एंगल है वो है ग्राफ का। जरा सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। मैंने यहां बनाया वेपर प्रेशर, थके तो नहीं ना बच्चों? यहां लिखा टेम्परेचर, बोलो चलेगा? कहानी का कंक्लूजन आने वाला, ध्यान सुनिएगा। यहां क्या लिखा और यहां क्या लिखा? चलेगा? ग्राफ बनाता हूं, सबसे पहले पानी का बना रहा हूं। पानी शुरू हुआ था 0.5 से, हाँ या ना? पानी कहां शुरू हुआ था? 0.0 और जैसे 0.1 हुआ था, क्या जमने लगा था? ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.1। और यहां से बन गया था बर्फ, बोलो हाँ या ना? थोड़ा ग्राफ को अलग बना दूं, थोड़ा ग्राफ को अलग बना दूं, कुछ ऐसे बना दूं, चलेगा? ये यहां कौन था? लिक्विड है ना? पानी लिखूंगा तो अच्छा ही लगेगा ना, समझ जाओ, राइट? यहां पे कौन था? क्या मैं प्योर सॉल्वेंट कह दूं, चलेगा? क्या यहाँ पे सॉलिड है? मन में फील करो, क्या यहाँ पे बर्फ है? ये जो ग्राफ बना, ये प्योर पानी का। मैं ग्राफ बना रहा हूं सॉल्यूशन का। किसका बना रहा हूं? सॉल्यूशन का। जो लिक्विड ग्राफ है वो नीचे से बनेगा, ऊपर से। वेपर प्रेशर घट गया कि बढ़ गया? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो ग्राफ नीचे से कि ऊपर से? क्या मैं ग्राफ नीचे से बनाऊं? क्या मैं ग्राफ यहां कहीं से बनाऊं? अब थोड़ा फील करना, सब लोग फील कर रहे हो? टेम्परेचर घटाते वेपर प्रेशर घटता, टेम्परेचर घटाते वेपर प्रेशर घटता। एक दिन ऐसा वेपर प्रेशर 0.1 हो, जमने लग, जम नहीं, क्योंकि अब इसकी किस्मत कहां है? 0.0। तो थोड़ा टेम्परेचर और घटाना पड़े। हमने कहा घटाओ 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 घटाओ, घटते घटते हो गया 0.0। 0.0। क्या अब यहां पे जमने लगेगा? जमेगा चीनी की जमेगा पानी? जमता तो केवल, जमता तो केवल, जैसे यहां पे जमने लगेगा क्या फिर से वो बर्फ बनेगा? ये जो ग्राफ पहले मैंने बनाया था, ये चीनी पानी का था कि बर्फ का? ये वाला ग्राफ सॉलिड का था कि लिक्विड का? बर्फ का कि पानी का? जब यहां जमने लगेगा तो क्या फिर से बर्फ बनेगा? जब बर्फ बनेगा तो क्या पहले वाले ग्राफ से ही मैच करेगा? बस फर्क कितना है, पहले ग्राफ यहां से बनने लगा था, अब यहां से बनेगा। बोलो ना यार। क्या मैं दो अलग अलग ग्राफ मिला बना के मिलाऊं तो समझ में आए?
बात तो बराबर है सर। आप भाई इसको हटा दूं, मैं पल भर के लिए हटा दूं तो ये ग्राफ यहां से बनेगा, मगर ग्राफ तो सॉलिड का ही होगा। और दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, ग्राफ यहां से दिख रहा है। बोलो हाँ या ना। जरा रुकना प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने पॉइंट दिख रहा है और ये जो पॉइंट दिख रहा है, जरा सोच समझ के बताना सभी लोग। ये है सॉल्वेंट, कौन है? और ये कौन है? ये कौन है? तो क्या ये जो सॉल्वेंट का बिंदु है, इसका नाम रखा था अपन ने टीएफ नॉट। तो ये जो सॉल्यूशन का ये वाला बिंदु आया, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड, इसे क्या बोलोगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ। टेम्परेचर उधर चला गया कि इधर? उधर जाना घट गया कि बढ़ गया? क्या डिप्रेशन हो गया? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो फ्रीजिंग पॉइंट घट, क्योंकि वेपर प्रेशर घट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह वेपर प्रेशर का घटना, फ्रीजिंग पॉइंट घटने की वजह वेपर प्रेशर का घटना। वेपर प्रेशर ही है जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा। बोलो हाँ या ना। मेरा अगला सवाल, आज टीएफ बड़ा है कि टीएफ नॉट? आज टीएफ बड़ा है कि टीएफ नॉट? फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा कि बढ़ेगा? घटे। कितने से घटेगा? बड़ा माइनस छोटा कि छोटा माइनस बड़ा? तो क्या मैं टीएफ नॉट माइनस टीएफ कह दूं, चलेगा? सबका ध्यान बोर्ड पे प्लीज, 2 मिनट और। क्या मैं ऐसा कह दूं? बोलो चलेगा? 1 मिनट। ये क्या है? डेल्टा, डेल्टा। ये फ्रीजिंग पॉइंट है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट? ये फ्रीजिंग पॉइंट है कि फ्रीजिंग पॉइंट में घटोतरी? क्या मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लूं क्या? वेपर प्रेशर इतना घटा, वेपर प्रेशर तो फ्रीजिंग पॉइंट? वेपर प्रेशर ज्यादा घटता, वेपर प्रेशर तो फ्रीजिंग पॉइंट? बोलो ना यार। वेपर प्रेशर तो फ्रीजिंग पॉइंट। कल की क्लास में जरा ईबीपी वाले पन्ने में आओ, ईबीपी वाले पन्ने में आ जाओ जल्दी से। मैंने कल ऐसे लिखा था, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एल वीपी प्रोपोर्शनल टू, देखो मिला क्या? कितनों को मिल गया? मिल गया। उसके बाद मैंने शायद ऐसे लिखा था, देखना, डेल्टा प्रोपोर्शनल टू एन बी अपॉन, मिला कि नहीं मिला? क्या मैंने अंत में एक फॉर्मूला डिराइव करके डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम लिखा था? क्या मैंने आज आपको केबी का फॉर्मूला बताया? केबी का फॉर्मूला बोलो, आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू, 1 मिनट। आज हम ईबीपी पढ़ रहे हैं कि डीएफपी? ईबीपी की डीएफपी। जहां जहां बी है वहां वहां एफ, जहां जहां बी है, जहां जहां बी है, जहां जहां बी है, जहां जहां वी है वहां वहां एफ है। नहीं समझे? क्या समझे? जैसा कल फॉर्मूला याद था वैसा ही आज है, बस डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम था, आज डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम। कॉपी में पहले यहां से लिखना, जैसे बोलू वैसे लिखना, वाई डिप्रेशन एफ पी। अब जो बोल रहा था लिखवा रहा हूं, पढ़िएगा। वाई डिप्रेशन एफ पी, डायग्राम बना लो। तो पहला वाला पानी है, नीचे वाला सॉल्यूशन है। पहला वाला पानी है, नीचे वाला सॉल्यूशन है। तो मैं बस समझाना इतना चाहता था कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो पानी में भी वेपर प्रेशर घटता है और बर्फ में भी घटता है, तो कुछ ज्यादा ही घटता है। तो इसीलिए उसको बराबर होने के लिए टेम्परेचर और घटाना पड़ता है, और इसी का नाम डीएफपी है। यहां पे एक लाइन लिखिएगा, आपके पेपर का सिलेबस जो है उसमें सॉल्यूशन चैप्टर में केवल आरएलवीपी तक ही सवाल रहेंगे। नहीं समझे? सर आपने टिल लास्ट लेक्चर बोला था। हाँ, पहले बताए तो हम आते नहीं, आज फालतू मेरा टाइम वेस्ट हो गया। हट।
हमें लगा आज जो पढ़ाओगे आएगा तो चले आए आज। वेरी सैड। आप जानते हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, तीनों बहुत बड़े बड़े हैं, 12th क्लास के। सवाल कितने आते हैं तीनों से? कितने? तीनों से 2-3 नहीं आते बेटा, एक से आते हैं। तो 3 से, अगर 2 आए तो 3 दूना 6, अगर 3 आए तो अब 6 और 9 का थोड़ा एवरेज ले लो। रहने दो, आप लिख लिया आपने। अरे आप रहने दो, फालतू में दिमाग खर्च हो जाएगा। आप, अरे आप लिखो यार, हाँ लिखो। क्योंकि, लिखो। अरे आप लिखो क्योंकि, लिखो क्योंकि, बोलो क्योंकि, क्योंकि अब फ्रीज होने के लिए, क्योंकि अब फ्रीज होने के लिए वेपर प्रेशर को और घटाना पड़ेगा। क्योंकि अब फ्रीज होने के लिए वेपर प्रेशर को और घटाना पड़ेगा, इसीलिए इसीलिए इसे डीएफपी कहते हैं। उसी में लिखना, वेपर प्रेशर को घटाने के लिए टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर को घटाने के लिए टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर को घटाने के लिए टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में ग्राफ बनाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये ग्राफ बनाइएगा। और आप सबके सामने एक बेहतरीन फॉर्मूला आ चुका है, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम। और ये जो के एफ है इसे हम लोग कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसे एलिवेशन क्यों बोलेंगे बेटा? अच्छा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, बेल होने वाली में जितना बोर्ड लिखो सब लिखना पड़ेगा, बातें नहीं। इसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। मार्केट में इसे एक और बड़े अजीबो गरीब नाम से जाना जाता है, इसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इमेजिन करते हैं आप लेबोरेटरी में आए और लेबोरेटरी में मैं कुछ कुछ कर रहा था। आपने कहा सर ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा बेटा मैं क्रायोस्कोपी कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? क्रायोस्कोपी। तो जैसे मैंने बोला क्रायोस्कोपी, आप समझ गए कि सर क्या कर रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट वाले मेथड से किसी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता कर रहे हैं, इसीलिए इस पूरे मेथड को कहते हैं क्रायोस्कोपी और इस कांस्टेंट को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एक ऐसा दिल दहला देने वाला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, बता दूं क्या? प्यारे बच्चों, जो पानी का केएफ होता है, पानी का केएफ होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। मुझे पता आप दहले नहीं होंगे, अभी दहलाता हूं। पानी का जो केएफ होता है वो होता है मैंने बोल दिया तो आज से किताबें बदल जाएंगी, लिख लो 1.86 केल्विन केजी पर मोल। पानी का जो केएफ होता है, अभी भी नहीं समझे, हम गलती से भी गलती नहीं करते। एक बच्चा कह रहा है 1.80, मैंने 6 लिख दिया तो लिख दिया। हाँ, मैं लिख कुछ और देता, बोल कुछ और आता, वो एक अलग चीज है। बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, मतलब सर तो गलत हो नहीं सकते, मतलब बस बाकी आप समझदार हैं। हाँ, तो पानी का जो केएफ है वो कितना है? 1.86 केल्विन केजी पर मोल। दिल दहला देने वाली बात बताऊं क्या? 1 केजी पानी में 1 केजी, 1 मोल सॉल्यूट मिलाया 1 केजी। ऐसा से क्यों कर रहा हूं, समझ पाए ना, ताकि आप पढ़ना सीख जाओ। 1 केजी, 1 मोल सॉल्यूट मिलाया, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 1.86 से घट तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस।
तो ऐसा करो ना, जीरो माइनस का सीधे माइनस लगा दो भाई, -1.86 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझे? अभी कहां समझे, अब समझोगे। लिखो पहले, केएफ आया है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। नहीं समझी अभी भी? अब समझाता हूं। 1 किलो पानी लो, 342 ग्राम चीनी मिलाओ। अरे अच्छी मीठी आइसक्रीम बना रहे हैं यार, चाशनी आइसक्रीम। नहीं समझे? 342 ग्राम चीनी आप पानी मिला दो और इसे फ्रीजर में जमने को रख दो। वो कब जमना शुरू होगा? -1.86 पे जमना शुरू होगा, जमेगा नहीं, जमना शुरू हो। तो सर ये बताओ पूरा कब जमेगा? बताऊंगा। अभी तो आपने सीखा कब कार्यक्रम शुरू होगा, खत्म कब होगा अभी तो बाद की बात है। हाँ या ना? सो द वाटर विल स्टार्ट फ्रीज एट -1.86 डिग्री सेल्सियस। आप जान के हैरान हो जाएंगे। बेल हो गई क्या? एक आखिरी पॉइंट बोलता हूं, बढ़ूं आगे। तो चलो फिर वो केएफ का फॉर्मूला लिख लो, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। केएफ का फॉर्मूला लिख लो बस। अपने से लिख लोगे क्या? अपने से लिखो, RTF0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF। यहां लिख रहा हूं इधर, और अगर डेल्टा एच के फॉर्म में है, इधर वाला मिटा दूं तो केएफ का फॉर्मूला, और बहुत आसान है भाई, जहां जहां बी है वहां वहां एफ है। RTF0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF। यहां पे जो LF होता है इसका मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्रीजन को फ्यूजन बोल दिया सर ने। भूल मत जाना, पानी जब एक तरफ से जमता है तो दूसरे तरफ से पिघलता भी है। क्या बोला सर ने? अरे इधर 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 इधर, अरे रुको, इधर आओ आप लोग। इधर से क्या है? जमना। इधर से क्या है? इधर से, इधर से, इधर से। भूल मत जाना, जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वही पानी का मेल्टिंग पॉइंट भी है। अरे फ्रीजिंग पॉइंट, जमना, मेल्टिंग पॉइंट, कुछ समझ पा रहे हो क्या? तो इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर कभी प्रश्न हमें देगा डेल्टा एच, तो अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा RTF0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो केएफ है वो भी केवल एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, दैट इज सॉल्वेंट। उसे सॉल्यूट से कोई मतलब। पानी का केएफ 1.86 है तो था, रहेगा, चाहे चीनी मिला दो, चाहे ग्लूकोज मिला दो। अरे पानी पानी क्यों मिलाओगे? चाहे यूरिया मिला दो, पानी का केएफ बदलने वाला नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। पेपर की तैयारी करिए, और पेपर के बाद जितना हुआ है ये सब रिवाइज और होमवर्क जो टेलीग्राम पे आ जाएगा संडे को सुबह, वो अगले दिन मंडे को करके आना है। संडे तक पहले पेपर की, बेटा संडे को सुबह मेरे टेलीग्राम पे आ जाएगा होम, जो कि पेपर के बाद खत्म करके मंडे को। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक। कल डिस्कशन 10:30 एग्जैक्ट टाइमिंग, ऑफिशियल रूम नंबर सब मैसेज आ जाएगा, देख लेना, लेकिन 10:30 के आसपास रहेगा। टॉपिक रहेगा एलपी सॉल्यूशन का, मॉड्यूल सॉल्यूशन का। पेपर में आ रहा है आरएलवीपी तक। आरएलवीपी नहीं पढ़ाया मैंने।